धन्यवाद आपको। आपने शेखावाटी के इतिहास के बारे में रुचि ली, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। मैं रघुवेंद्र सिंह ढूंढलोद हूँ और ढूंढलोद परिवार के जो इतिहास है इस गढ़ का और गांव का, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ढूंढलोद और शेखावाटी का जो परिवार है हमारे, वो जयपुर राजघराने से जुड़े हुए हैं। हम जयपुर राजघराने से आमेर से निकल करके और फिर धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने इस शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू का कुछ हिस्सा, उस पे उन्होंने मुगलों की लड़ाइयों के बाद में इसको अपने अधीन किया। सबसे पहले राव शेखा जी आए और उनकी वजह से उन्होंने जो यहाँ पर धीरे धीरे गढ़ और किले स्थापित करने लगे, उससे फिर उनके जो पुत्र आगे चलते गए, उसमें आए सादुल सिंह जी। तो झुंझुनू का जो इतिहास है वो सादुल सिंह जी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और सादुल सिंह जी ने 1600 उसमें ईस्वी में उन्होंने बादलगढ़ किला जो झुंझुनू में है वो नवाब फैज़ल खान से कब्जे में लिया। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब मैं पूरे झुंझुनू ज़िले के अंदर मेरा ख़ानदान का वो स्थापित करूँगा राज। तो उसके बाद में उनके 5 पुत्र रहे सादुल सिंह जी के, और उन 5 पुत्रों से नवल सिंह जी, जोरावर सिंह जी, किशन सिंह जी और ये केसरी सिंह जी, इस प्रकार से जो 5 पुत्र उनके रहे, उनको उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में, झुंझुनू ज़िले में उनके ठिकाने बांटे और कब्जे करते गए, लड़ाइयाँ चलती गई। और ढूंढलोद का जो हिस्सा रहा वो सबसे छोटे जो लड़के थे केसरी सिंह जी, सादुल सिंह जी के, उनके पाती में आया था ढूंढलोद, बिसाऊ और सूरजगढ़। और नवल सिंह जी जो सबसे बड़े थे, उनके पाले में आए नवलगढ़, मंडावा और मैनसर, मुकनगढ़। इसी प्रकार से किशन सिंह जी के पाने में आए जो हमारे अलसीसर और खेतड़ी वगैरह का जो ठिकाने थे झुंझुनू ज़िले के, वो उनके हिस्से में आए। और इस प्रकार से उन्होंने पूरे झुंझुनू ज़िले के अंदर अपना राज स्थापित किया। 1750 में ढूंढलोदगढ़ का निर्माण होकर के कंप्लीट हुआ और केसरी सिंह जी जिन्होंने इस गढ़ का निर्माण कराया, उन्होंने 3-4 किले और बनाए। ढूंढलोद के बाद उन्होंने एक किला बिसाऊ में बनाया और बिसाऊ के बाद उन्होंने टमकोर में भी किला बनाया। और उसके बाद में सबसे आखिरी लड़ाई जो हमारे इतिहास की हम मानते हैं, वो औरंगज़ेब से रानी सती, ये रानी जीण माता का जो मंदिर है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, और कोछोर का जो एरिया है, वहाँ औरंगज़ेब से शेखावतों की लड़ाई हुई। और उसके बाद औरंगज़ेब वहाँ से वापस उन्होंने अपना फौजों को लेके वापस रवाना हो गए, क्योंकि वो शेखावाटी के अंदर एंटर करके और इसका कब्जा नहीं कर सके। और उसके बाद से जितने भी हमारे यहाँ जो ठिकाने हैं इनके शेखा जी के, वो 1947 तक उन्हीं के अधीन ये सारे गांव रहे। और उसके बाद में जैसे जब राजनीति के हिसाब से जब भारत आज़ाद हुआ, और उसके बाद में ये ठिकाने जो है ये भारत के जो लोकतंत्र तरीके से अपना यूनियन ऑफ इंडिया बना, उसमें सारे शामिल हो गए। इतिहास में मैं आपको ये बताऊं कि शेखा जी के वंशज जो हैं, जिनसे नाम शेखावत पड़ा, और शेखावत से शेखावाटी एरिया जानी जाती है, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और राज यहाँ जब कायम किया तो झुंझुनू में शेखावतों का झंडा अलग से ही लगाया जाता था, जबकि सबसे बड़े जयपुर राजघराने को ही माना और उन्हीं के कोर्ट में और उन्हीं के हिसाब से उनको मान्यता दी गई कि भाई हम इन्हीं को हमारा राजा मानेंगे। परंतु यहाँ उन्होंने एक राज अलग से ही कायम किया, और ये राज ब्रिटिश ज़माने में भी शेखावतों का झंडा अपने झुंझुनू ज़िले के अंदर, झुंझुनू शहर के अंदर हमेशा लगा रहा, साथ में जयपुर का, और साथ में ये ब्रिटिश जो कर्नल था एक, वो फोस्टर नाम था उसका, कर्नल फोस्टर, उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इन शेखावतों का कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी भी वक्त ये लड़ाई के लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना राज यहाँ अलग से कायम किया हुआ है। इसलिए 200 घोड़ों की एक यूनिट बनाई ब्रिटिश राज ने, और उसका नाम दिया शेखावाटी ब्रिगेड, और कर्नल फोस्टर को इंचार्ज बनाया गया, जो झुंझुनू में ये घोड़े रखता था।
और अभी भी झुंझुनू के अंदर एक एरिया है जिसको फोस्टरगंज के नाम से ही जाना जाता है, वहाँ ये लोग रहते थे। और कोशिश यही होती थी उनकी कि जहाँ भी कोई लड़ाई की संभावना हो तो ये 200 ब्रिटिश सैनिक जो थे, घोड़ों की जो कैवलरी थी, वो उसको काम में ला कर के उनको दबाया जाए। और ख़ास तौर से यही हुआ कि कई जगह बीच में यहाँ लड़ाइयाँ भी हुई, पर अल्टीमेटली जो ये हुआ था कि लड़ाइयाँ ठिकानों के जितने भी लोग थे उन्होंने बलजी भूरजी नाम के जो 2 सारा लोकतंत्र में शामिल हुआ है। उसके बाद से डुंडलोद में अभी विरासत को लेकर के बहुत इच्छा है। हमारा गांव एक विरासत गांव के हिसाब से बसा हुआ है और डुंडलोद गढ़ के चारों में एक नहर पुरानी बनी हुई थी, वो रहती थी। गढ़ में अभी हमारे यहाँ एक टनल भी है जिसे एक वो अपन कहते हैं एक सुरंग बनी हुई है और गढ़ के बिल्कुल कोने पे ही है, यहाँ हमारे अंदर ही है, जिसको सुरंग की उस वक्त ये ज़रूरत पड़ती थी कि कभी अगर कोई दुश्मन की फौजें अगर गढ़ को चारों मेर से घेर लिया जाए और गांव के भी उस टाइम लोग जो थे वो गढ़ में आ जाते थे सुरक्षा के लिए, तो उनको बाहर निकालने के लिए वो सुरंग का रास्ता बनाया गया था। तो वो अभी भी है सुरंग, बट वो अब क्या है कि गांव में जैसे डेवलपमेंट होता है, मकान बनते हैं, तो करते करते वो सुरंग गांव के अंदर कई जगह बंद हो गई। कई लोग मकान बनाते हैं तो आके बताते हैं कि आपका सुरंग हमारे यहाँ नीम खोदी जो हमारे वो सुरंग आ गई है वहाँ पर। तो इस तरीके से हमें पता है कि वो किधर से किधर निकल करके निकली। अब इसमें अब टूरिज़्म से इसका जुड़ाव हो गया। शेखावाटी अपने आप में नवलगढ़, मंडावा, हमारे ये जो अलसीसर, खेतड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं शेखावाटी के टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डुंडलोद भी उसमें शामिल है। सब जगह हमारे जितने भी पुराने गढ़ हैं करीब करीब सारे ही अब टूरिज़्म से जुड़ गए हैं, पर्यटन से जुड़ गए हैं। उन्होंने सबने कुछ तैयारी भी करी है कि इसकी देख रेख करी जाए और उसके वजह से भी शेखावाटी को अच्छी खासी इम्पोर्टेंस मिलती है। जो भी टूरिस्ट, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी टूरिस्ट राजस्थान आता है वो एक बार शेखावाटी में ज़रूर आता है। क्योंकि शेखावाटी के अंदर जो पेंटिंग्स हैं, जो गढ़ों के ऊपर, ये बाहर जो अपने हवेलियों के ऊपर जो ये चित्रकारी करी गई है, भित्ति चित्र जिसे कहते हैं, ये अपने आप में पूरे इंडिया में एक ओपन आर्ट गैलरी के नाम से शेखावाटी को जाना जाता है। इसके बारे में भी ये बताऊं आपको कि लोग कई बार हमसे भी सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है कि मारवाड़ी शब्द जो है, ये बिज़नेस के लोग जो बढ़िए हैं इनको एक मारवाड़ी शब्द कहा जाता है, पर हमको ये मालूम है कि जितने भी मारवाड़ी हैं वो सब शेखावाटी के ही हैं। तो ये मारवाड़ी नाम इनसे क्यों जुड़ा हुआ है? आप देख लें, बिरला ले लो, पोदार ले लो, मोरार का, गोयन का, सिंघानिया, डालमिया, मोदी, ये सारे के सारे शेखावाटी से। और आज मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत की अगर जो इकोनॉमी है तो ये शेखावाटी के सेठों के हाथ में रही। इसका कारण यही था कि जब ये शेखावतों ने जब यहाँ कब्जा किया और ये अपने ज़मीन अधीन कर ली, तब ये सवाल आया कि हम कैसे किले बनाएंगे अगर यहाँ गांव नहीं होंगे, हम कैसे लेबर लाएंगे यहाँ काम करने के लिए अगर यहाँ पर हमारा कोई गांव नहीं बसेगा तो हमारे साथ कौन काम करेगा, ये किले कैसे बनेंगे। तो उस वक्त ये तय हुआ कि अपन यहाँ इन बिज़नेस फैमिलीज़ जो हैं, बढ़िया जो हैं, इनको बीकानेर से, जयपुर से, जोधपुर से, इन लोगों को अपन रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमारे एरिया में आकर के बसो। अब उसके लिए 2 ही प्रपोज़ल उस टाइम राजाओं ने और ठिकानेदारों ने उनको दिया कि साहब हमने ज़मीन तो बहुत कब्जा कर ली, अब हम इसका क्या करेंगे, हमारा तो काम लड़ाई लड़ना है और हमारे तो आदमियों को सुरक्षा देने का है, बिज़नेस का काम तो है नहीं। तो आप यहाँ आइए, हम आपको जितनी भी ज़मीन चाहिए हम आपको देते हैं, आप अपना घर बनाइए और हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे रेवेन्यू नहीं लेंगे। और ये लोग उन राजाओं के पास वहाँ टैक्स दिया करते थे, बीकानेर महाराजा को, जोधपुर महाराजा को, जयपुर महाराजा को। तो उस हिसाब से उनको यहाँ रिक्वेस्ट की गई कि आप यहाँ आके बसें। आज भी मैं ये मानता हूँ कि चाहे बिरला जी हैं, गोयनका जी हैं, मोरारका जी हैं, पोदार जी हैं, इन सब का भी अभी भी आज तक जो भी पुराने ठिकाने की परिवार हैं उनसे बड़ा अच्छा संपर्क रहा है। उन्होंने हमेशा ये मान्यता दी है कि आप लोगों की वजह से हम यहाँ के बसे, और आज भी अगर कोई भी ऐसा काम गांव के लिए होता है तो वो लोग करते हैं। आप ये देखें कि जब ये बसने लगे और जब ये इनके पास अच्छी इनकम होने लग गई, ये कलकत्ता से, बॉम्बे से, चेन्नई से जब बिज़नेस करने लगे तो ये हवेलियाँ बनाने लगे। अब
आपस में इनके भी एक कंपटीशन सा रहा कि मैं कैसे बताऊं कि भाई मेरे पास ज़्यादा आ गया पैसा या उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास है। तो ये चित्रकारी शुरू हुई। जो भी ये मंदिरों को बनाया, अपनी हवेलियों पे चित्रकारी करी, अंदर कमरों में करी, और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि अंदर जो करेंगे वो तो किसी को दिखेगा नहीं। तो ये बाहर हवेलियों के सारी बाहर जितनी भी आप हवेलियों के बाहर भी देखेंगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने चित्रकारी करी। और एक दर्शाने का तरीका था कि भाई हमारे पास आज इतना वेल्थ आ गई है, पैसा आ गया है हमारे बिजनेस में, तो हम इसको सुधार रहे हैं। तो उसका आज तक टूरिज़्म के क्षेत्र में शेखावाटी को उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। साथ ही मैं ये बताऊं कि अब शेखावाटी के अंदर जो मेरा घोड़ों से बहुत जुड़ाव रहा। पहले शेखावाटी के घोड़े बहुत मशहूर थे। ब्रिटिश ज़माने के अंदर तक यहाँ से ब्रिटिश आर्मी वाले घोड़े लेकर के कलकत्ता और आसाम तक उनकी रेजिमेंट में घोड़े दिया करते थे। पर धीरे धीरे वो भी यहाँ से लुप्त हो गए। करीबन 20 साल पहले, 20-22 साल पहले मैंने कोशिश करी और हम लोगों ने मिलकर के नवलगढ़ के राहुल साहब, देवेंद्र सिंह जी और मैं, हमने मिलकर के एक संस्था बनाई, भारतीय अश्व संस्था, और हमने पूरी मारवाड़ी घोड़ों को वापस उसकी पहचान दी। और आज मुझे खुशी है कि ढूंढलोद पूरे इंटरनेशनल लेवल में मारवाड़ी घोड़ों के लिए एक पहचान रखता है। आज भी हमारे यहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप जो भारत की होती हैं घोड़ों की, वो आज भी हमारे गांव में होती हैं। और यहाँ ही हमने एक तबेला 50-60 घोड़ों का कर रखा है, मारवाड़ी घोड़ों का, और आज भी सारी प्रतियोगिताएं यहाँ ही होती है। और साथ ही हमने एक नया चलन शुरू किया कि क्यों नहीं टूरिज़्म के अंदर हम रूरल टूरिज़्म में जाएं, गाँव में जाएं। ये लोग बसों में आते हैं, एक दिन रुकते हैं, चले जाते हैं, कोई ऐसी ज़्यादा उनको कुछ पता नहीं पड़ता है। तो हमने घोड़ों की सफारी शुरू करी, और ये भी मैंने करीबन 30 साल पहले शुरू करी थी। और उसमें हम अंग्रेज़ों को घोड़ों पे ले जाते हैं 7 दिन के लिए। यहाँ से बीकानेर, ढूंढलोद से पुष्कर से और भी आगे कुचामन की तरफ, नागौर की तरफ, सब जगह राजस्थान के अंदर हम लोग इनको घोड़ों पे 7 से लेकर 9 दिन तक इनको ले जाते हैं। गांव में से जाते हैं, गांव में तंबू के टेंट लगा करके वहाँ इनको ठहराते हैं, जहाँ गढ़ हैं वहाँ उनको ठहराते हैं। तो उससे एक रूरल टूरिज़्म भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शेखावाटी क्षेत्र में फैला है। अब हम आज की तारीख में ये मान के चलता हूँ कि जो भी मेंटेनेंस है या जो भी रखरखाव है, ये सब टूरिज़्म की देन है कि जिससे शेखावाटी आज भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। नहीं, अभी ऐसा हमारे, देखिए, एक बार आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बहुत से लोग राजपूत परिवारों में भी इस बात को नहीं जानते हैं कि सभी राजघरानों में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको ही ठाकुर की पदवी मिलती थी, उसी को राजा की पदवी मिलती थी, और उसे ही महाराजा की पदवी मिलती थी। क्योंकि शेखा जी और शेखा जी से पहले जो उनके पूर्वज थे, वो इस बात से जयपुर से निकल गए थे राजघराने में से कि भाई बड़ा तो राज करेगा, हम क्या करेंगे। तो वो बात में ये हुई कि भाई तू भी राज कायम कर ले, भी में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने ये सोचा कि अब अगर मैं यहाँ ये राज कायम करता जाऊँ और अपने आप को महाराजा घोषित कर दूंगा, तो धीरे धीरे मेरे परिवार में भी ये भावना आएगी कि आप तो महाराजा बन के बैठ गए, हम क्या करेंगे। तो पूरे राजपूत परिवारों में, शेखावतों में ही, और ख़ास तौर से पंचपाना वो जो शार्दुल सिंह जी के 5 लड़के थे, उनमें आज तक हमारे यही है कि किसी का भी कोई टाइटल जो है वो सबका बराबर रहता है, और वो नहीं करते। चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो अन्य जो किले हैं, उन्हें जो ढूंढलोद का गढ़ है किस प्रकार अलग बनाता है? देखिए, एक तो ये किस्मत है ढूंढलोद की, मैं तो मानता हूँ कि इसका अप्रोच जो है वो इसका बहुत सुंदर रहा। नवलगढ़ में आप देखो तो बिल्कुल शहर के बीच में आ गया, अब तो आज उसको अपन गढ़ को पहचान भी नहीं पाते हैं कि यहाँ कोई गढ़ था। बिल्कुल ही एक तरह से मार्केट बन गई, ये हो गया। मंडावा का भी बहुत अंदर चले गया, सभी गढ़ ऐसे चले गए। पर ढूंढलोद का जो है उसकी एक खास पहचान ये रह गई कि वो बिल्कुल ही गाँव के अप्रोच रोड से सीधा है, और बड़े खूबसूरत उसकी अप्रोच रह गई, एक सेपरेट। दूसरी चीज़ ये है कि जो गढ़ के चारों ओर एक नहर बनाई गई थी, उसमें कभी पानी नहीं डाला गया, नहर क्या कारण रहा? नहर इसके चारों में बनी हुई है, पर पानी तो यहाँ हमेशा ही कम रहा।
ये तो है ही। अपन तो थार डेजर्ट की शुरुआत ही मानते हैं कि शेखावाटी से शुरू होती है थार डेजर्ट की शुरुआत, तो पानी कभी नहीं इसमें डाला गया। तो इसकी जो बनावट है वो गहरी तो है ही, पर वो इस प्रकार से है, थोड़ी सी मतलब यूँ स्लांट पे है, यूँ है, नीचे से थोड़ी उसकी चौड़ाई कम है, ऊपर उसकी ज़्यादा है। और उस टाइम जो मेरे नॉलेज में आया, हमारे पूर्वजों से जो मैंने सुनी बात, उसमें ये जंगली सूअर को, अच्छे जो तगड़े सूअर थे जंगली, उनको इस पूरी नहर में छोड़ते थे। और ऊपर से जो भी जैसे खाना बनता था, उसका जो वेस्ट होता था या वो होता था, वो उसके अंदर नहर में डाल देते थे कि भाई उनका खाना पाना भी चलता रहे। और वो बड़े तगड़े सूअर थे। बाई चांस अगर लड़ाई के टाइम में कोई आदमी अगर उसमें अंदर भी गिर जाता था, तो सूअर की जो उसकी जो दांतों की जो और वाइट करने की जो है, उससे वो कभी बाहर निकल नहीं सकता। तो ये एक सुरक्षा का एक क्षेत्र उन्होंने बना रखा था। हाँ, तो पानी उसमें कभी इन्होंने डाला नहीं। हाँ, पानी डाला नहीं, वो उस हिसाब से चलते गए। और ये भी सुना है कि इसमें खैर सांप सलीटेर इस टाइप की चीज़ें भी, कोबरा वगैरह भी छोड़ दिया करते थे, रहते थे। और आज भी हमको तो यही है कि आज भी हम कभी कभी देखते हैं, अब तो सूअर तो नहीं है, पर आज भी हम कभी कभी ऐसे यहाँ गढ़ में इधर ऊपर से जब देखते हैं तो हमें दिखते हैं। और खुशी की बात यह है कि उनका भी एक वरदान ही समझो आपके, भाई एक तरीका सुरक्षा ही है कि आज तक कभी भी यहाँ किसी आदमी को उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नहर दिखती है कई जगह, उसमें अब तो खैर पेड़ पौधे उग गए हैं, और वो हम उगने भी दिया हमने, क्योंकि नीम है, कई चीज़ें हैं, तो उस हमने देखा चलिए अच्छा ही है पर्यावरण के लिए, तो वो उसमें उगा दिया, पर पानी कभी उसके अंदर नहीं डाला गया।